स्वागत है आप सभी को क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के महामैराथन क्लास में। तो दोस्तों आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, आपदा प्रबंधन, यानी कि एसएसटी में जितने विषय हैं सभी का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हम लोग उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे जो आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट हो और कल के एग्ज़ाम में आने की संभावना हो। ठीक है, देखो अगर आपने अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है तो टेंशन नहीं लेने का। आज का ये क्लास आपको सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्टिव में 40 में से 40 नंबर दिलाने वाला है। ठीक है, और एक भी प्रश्न आपका इस वीडियो से बाहर का नहीं रहने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इस वीडियो हम लोग करेंगे कितना, टोटल 100 ऑब्जेक्टिव यानी सब्जेक्टिव को। ठीक है, 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे जो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सब है, और सब विषय का मिक्स रहेगा इसमें से, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सभी करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। जब जर्मनी एक हो रहे थे, एकीकरण हो रहा था वहाँ पे, तो उसका बाधा क्या था। तो देखिए पहला तो एक था कि आपको एक लाइन पहले ऐसे लिखना था कि जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। आपको एक लाइन ऐसे लिखना है। ठीक है, उसके बाद डैश देख लिखना है। पहला में जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। जर्मनी कितने राज्यों में था विभाजित, तो 300 छोटे छोटे राज्य में। दूसरा था कि यहाँ राज्यों में राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थी, यानी कि यहाँ के जो राज्यों में ना सामाजिक और आर्थिक रूप से मतलब भेदभाव था। ठीक है, इसलिए इसका एक भी बाधा है। और तीसरा में आपका है कि राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। यहाँ पे किसी के अंदर राष्ट्रवाद की भावना नहीं था, यानी कि अपने देश के लिए कुछ करने का भावना नहीं था, इसीलिए लोगों को मिलाना मुश्किल था। ठीक है, तो ये आपको 3 लिखना है, काफ़ी है। और ये प्रश्न आपका 2 नंबर वाला प्रश्न में रहेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग 2 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद लास्ट में जो कि आपका 4 नंबर वाला आता है उसको देखेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कहता है कि मेटरनिक युग क्या है। मेटरनिक युग क्या है, और ये सभी प्रश्न कई बार पूछ चुका है। तो देखिए मेटरनिक युग की बात करें तो मेटरनिक ने 1815 ईस्वी से लेकर 1848 तक ऑस्ट्रिया में शासन किया था। ठीक है, मेटरनिक एक कौन है, तो एक राजा है जिन्होंने 1815 से 1848 तक ऑस्ट्रिया में राज किया था, शासन चलाया था, और इसी काल को मेटरनिक युग के नाम से जानते हैं। 1815 से लेकर 1848 तक। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि मेटरनिक युग कब से कब तक चला था, तो आप कहेंगे 1815 से 1848 तक। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कहता है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या था। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का कारण क्या था, तो ठीक है उत्तर इसका देखिए कहता है कि 1848 के फ्रांसीसी कारण जो क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। पहला था कि लुई फिलिप की कमजोरी एवं उदारवादी नीति का होना, और दूसरा आपका था लुई फिलिप की असफल विदेशी नीति का होना, और तीसरा आपका था कि राज्य में भूखमरी एवं बेरोजगारी का बढ़ना। ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस आपको शॉर्ट में लिखना है। ठीक है, तीन पॉइंट लिख दिए, बस हो गया आपका काम खत्म, 2 नंबर मिल जाएगा आपका यहाँ से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। इटली और जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था, मिल रहे थे, तो उसके में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो देखिए इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बाधा बना हुआ था। ठीक है, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न बनेगा कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में बाधा कौन बना था, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रिया। ठीक है, इटली 1830 की क्रांति के बाद इटली में जो नागरिक आंदोलन शुरू हुआ था उसे ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने दबा दिया था, जिससे इटली का एकीकरण रुक गया था। ठीक है, और एक लाइन यहाँ आपको ये लिखना है। ठीक है, अगर आपसे जो प्रश्न आपको समझ में ना आए तो आप लोग इसको वीडियो को रोकिए और अच्छे से देखिए, खुद से पढ़िए और समझिए। ठीक है, हालांकि इसमें हम लोग बहुत शॉर्ट लिखे हैं, बहुत छोटा लाइन में उसको आंसर में मतलब लिखने का प्रयास किए हैं। ठीक है, यानी कि 2 लाइन में आंसर आपका हो गया, और ज़्यादा आपको लंबा चौड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना आपका कह रहा है उतना ही लिखना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कहता है कि खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार प्रश्न पूछा है और आपको ये भी पढ़े होंगे। ठीक है, अगर आपको ये सब प्रश्न आपको याद है तो फिर भी आप लोग वीडियो का स्पीड को थोड़ा बढ़ा लीजिए और रिवाइज के तौर पे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि क्या पता 100 प्रश्न में से बहुत सारा ऐसा प्रश्न होगा जो आपको याद नहीं होगा। ठीक है, तो फिर भी आप लोग रिवाइज की तरफ से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए 5 नंबर क्या कह रहा है, खूनी रविवार। तो देखिए वर्ष 1904-5 के रूस जापान युद्ध के एक छोटे से देश जापान में पराजित हो गया। ठीक है, यानी कि जब 1904-5 में रूस और जापान युद्ध कर रहा था तो एक छोटे से देश से जापान क्या हुआ, तो हार गया, जिसके कारण रूस की जनता अपने ही सेना के विरुद्ध रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट
पीटर्सबर्ग के महल की ओर जा रहे थे, ठीक है, यानी कि वहाँ के जो अतिथि है राजा। तो देखिए जार की सेना ने निर्दोष लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी और जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। उस दिन रविवार का दिन था, इसीलिए इस घटना को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से आपका बहुत सारा प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि खूनी रविवार को क्या कहते हैं, तो लाल रविवार के भी नाम से जानते हैं। कब हुआ था, तो ये आपका 9 जनवरी 1905 को हुआ था, ठीक है, और नए कैलेंडर के मुताबिक आपका 12 जनवरी 1905 को होगा, ठीक है। ये आपका 2 नंबर वाला प्रश्न में आप इतना से लिखना है। अगर आपको ये 4 नंबर वाला प्रश्न में आता है कि खूनी रविवार, तो आप इसको अपने मन से थोड़ा बढ़ा के लिख दीजिएगा 1 पेज का, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कहता है कि शीत युद्ध से आपका क्या अभिप्राय है, शीत युद्ध से आपका क्या अभिप्राय है। देखिए आंसर कहता है कि वैसा युद्ध जिसमें 2 देशों के बीच तनाव का वातावरण रहता है, जबकि वास्तव में युद्ध नहीं होता है। यानी कि 2 देश एक दूसरे के तनाव में रहता है, यानी कि एक दूसरे से जलते हैं, लेकिन वो युद्ध नहीं होता है, उसी को हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। इसमें एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं, यानी कंपटीशन चलता है दोनों में, ठीक है, एक दूसरे को नीचा दिखाना, जिससे आप लोग पड़ोसी में करते होंगे, ठीक है, लोगों का जलना, ये सब होता है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि होची मिन मार्ग क्या है, होची मिन मार्ग क्या है। ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन अभी चल रहा है, उसके बाद आपका पॉलिटिकल का आएगा, यानी कि सभी सब्जेक्ट का आपका लाइन वाइज लाइन आएगा, ठीक है। अभी फिलहाल यदि हिस्ट्री का है ये, तो होची मिन का है, तो होची मिन मार्ग होनोई से लेकर चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिण वियतनाम तक जाने वाला मार्ग था। एक रास्ता का नाम है होची मिन मार्ग, ठीक है, जिससे सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकलकर जुड़ी हुई थी, यानी बहुत सारे सड़क उसमें से जुड़ा हुआ था। अमेरिका इसे अनेक बार क्षतिग्रस्त किया, यानी कि तोड़ने की कोशिश किया, परंतु इन्हें पुनः ठीक कर दिया गया, ठीक है, इसको फिर से रिपेयर कर दिया गया। और ये भी प्रश्न आपका 4 नंबर वाला भी पूछेगा, तो इसको हम लोग लास्ट में देखते हैं, ठीक है, थोड़ा बढ़ा के इसको डिटेल से। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था। आंसर है इसका, तुर्की के सुल्तान खलीफा को इस्लाम धर्म का गुरु माना जाता है। तुर्की के जो सुल्तान होते थे, खलीफा को इस्लाम का गुरु माना जाता था। ब्रिटेन सरकार द्वारा 1919 में खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया। इसी कारण भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन किया था, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो 1919 में, 1919 ऑप्शन दिए इसमें, ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है। और सभी का यानी कि बहुत शॉर्ट में लिखा गया है आंसर, आपको अगर आप नहीं भी पढ़े हैं पहले ना, तो आपको याद हो जाएगा सुन के, ठीक है। तो आप लोग बने रहे लास्ट तक, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि रोलेक्ट एक्ट से आप क्या समझते हैं, रोलेक्ट एक्ट से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर लिखना है आपको कि भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रवादी घटनाओं को दबाने के लिए 1919 में रोलेक्ट एक्ट लगाया गया, ठीक है। इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साक्ष्य वारंटी की गिरफ्तार किया जा सकता है, बिना किसी वारंटी का गिरफ्तार किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को, ठीक है। इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। ये आपका लाइन रहेगा ऑब्जेक्टिव में कि ऐसा कौन सा कानून है जिसको बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहते हैं, तो आप लोग कहेंगे रोलेक्ट एक्ट को कहते हैं, ठीक है। इस कानून को काला कानून के नाम से भी जानते हैं, और रोलेक्ट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जानते हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। देखिए नेक्स्ट कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में लिखें, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो आंसर इसका देखते हैं, कहता है कि डॉक्टर सतपाल और किचलू की रिहाई के लिए, डॉक्टर सतपाल और किचलू की रिहाई के लिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, या मीटिंग बुलाई गई थी, जहां पे जिला मजिस्ट्रेट जनरल और डायर ने बिना किसी चेतावनी के शांतिपूर्ण चल रहे सभा पर गोली चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी गई और बहुत से लोग घायल भी हुए। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लगाकर आतंक को माहौल को कायम किया गया, ठीक है। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव ये बनेगा कि कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो 13 अप्रैल 1919 को। और आपका एक पूछ सकता है कि कौन सा, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन सा लॉ लगाया था, यानी कि माहौल को शांत करने के लिए, तो आप कहेंगे मार्शल लॉ, ठीक है, मार्शल लॉ ऑप्शन यहाँ आपका रहेगा। और इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि और एवं महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि को त्याग दी थी, ठीक है। और यहाँ से आपका यह भी ऑब्जेक्टिव बनेगा कि रविंद्रनाथ टैगोर एवं महात्मा गांधी ने जो आप इसको नाइटहुड की उपाधि, और रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिला था, तो नाइटहुड की, और गांधी जी को मिला था केसर-ए-हिंद की उपाधि, ठीक है। ये दोनों ने अपनी उपाधि को त्याग दी किस घटना के दौरान, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि दांडी यात्रा से
का क्या उद्देश्य, ठीक है, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। देखिए, दांडी यात्रा गांधी जी द्वारा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्र तट पहुंचकर समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून को भंग करना था। 2 लाइन में आपका आंसर पूरा हो गया, ठीक है। ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना है। अगर आपका ये बड़े वाले क्वेश्चन में पूछता है, यानी 4 नंबर वाला में पूछता है, तो आप उसको आप थोड़ा बढ़ा के लिख सकते हैं, ठीक है, कि कितने लोग थे, कितने किलोमीटर चले थे, ये सब लिखेंगे तो आपका अच्छा रहेगा। हालांकि जितना पूछे जाए उसका उद्देश्य पूछा है तो उसका उद्देश्य बता दीजिए कि नमक कानून को भंग करने के लिए किया गया था, और आप लोग डेट याद रखेंगे 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट कहता है कि चंपारण सत्याग्रह का संक्षेप विवरण दें। चंपारण सत्याग्रह का संक्षेप विवरण देना है, ठीक है। तो आंसर इसका कि चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य चंपारण के किसानों को 3 कठिया पद्धति से मुक्त दिलाना था। इस पद्धति में किसान को अपनी भूमि के यानी कि 1 बीघा में से 3 कट्ठा हिस्सा में नील की खेती करना पड़ता था, यानी कि 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा में नील की खेती करना पड़ता था, जिसमें भूमि की उर्वर क्षमता कम हो जाती थी और उपजे हुए नील को अंग्रेजी द्वारा अपने मनमाने दाम पर लिया जाता था, ठीक है। इसीलिए किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी और इसीलिए सत्याग्रह का किया गया था, ठीक है। सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह। तो आपसे ये भी पूछेगा कि 3 कठिया प्रणाली क्या है, यानी कि आपके पास एक बीघा ज़मीन है, 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है और 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठे में नील की खेती करना होता था, ठीक है। उसी को 3 कठिया प्रणाली कहते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट देखिए, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन जो था आपका वो प्रथम जन आंदोलन था कैसे था। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। कहता है कि असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा वर्ष 1920 ईस्वी को शुरू किया गया था। कब किया गया था, तो 1920 ईस्वी को। इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग ने पहली बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस आंदोलन में किसान, मजदूर, आदिवासी सबों ने भाग लिया था, इसलिए इसे प्रथम जन आंदोलन कहते हैं। यानी कि असहयोग आंदोलन में बहुत सारे लोग भाग लिए थे, मतलब सभी जाति के लोग, सभी कैटेगरी के लोग भाग लिए थे, इसीलिए इसको प्रथम जन आंदोलन के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई। बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई, तो देखिए इसका कहता है कि मध्य वर्ग को ही बुर्जुआ वर्ग कहते हैं, ठीक है। जो मध्य वर्ग है उसी को बुर्जुआ वर्ग कहते हैं और औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। हालांकि ये आपका इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, फिर भी आप इसके याद रखेंगे। नेक्स्ट कहता है कि स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई थी, तो औद्योगिकरण के फलस्वरूप शहरों में बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगाए गए थे। जब औद्योगिकरण हुआ था तो शहर में बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगाए गए थे, जिसमें काम करने वाले मजदूर को ग्रामीण क्षेत्र से लाया गया था, यानी गांव से लोग शहर गए थे काम करने के लिए, ठीक है। इन मजदूरों को रहने के लिए कोई खास प्रबंध नहीं किया गया था, जिसके कारण मजदूर फैक्ट्री के आसपास रहने लगे, जहाँ उसके लिए ना अच्छा पानी न था, ना बिजली था और ना ही साफ़ सफाई इत्यादि था। इस प्रकार से स्लम पद्धति का यानी कि स्लम बस्ती की शुरुआत हुई थी, ठीक है। या फिर टट्टी संप्रदाय के भी लोग इसी को कहते हैं, ठीक है। आपसे फिर टट्टी संप्रदाय के लोग क्या थे, या फिर स्लम पद्धति के लोग, या फिर स्लम बस्ती पूछे तो सबका आंसर आप यही लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते कहता है कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, देखिए आंसर कहता है कि औद्योगिकरण एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें वस्तु का निर्माण के द्वारा ना होकर सीधे मशीन के द्वारा यानी कारखानों में किया जाता है, ठीक है। यानी औद्योगिकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का निर्माण मानव के द्वारा नहीं बल्कि मशीनों के द्वारा किया जाता है, वो भी कारखाना में। उसी को हम लोग औद्योगिकरण कहते हैं और औद्योगिकरण की शुरुआत इंग्लैंड से हुई है, ठीक है। और औद्योगिकरण से बड़े पैमाने पर उत्पाद होता है, यानी कि बिजनेस होता है, उत्पादन बने लेता है, कोई भी चीज़ सामान बनता है, ठीक है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो इंग्लैंड से हुई थी औद्योगिकरण की। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच किन्हीं 2 विभिन्न उल्लेखों करें, ठीक है। और ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन के बीच में कुछ लिखना है, 2 लाइन, ठीक है, 2 अंतर को लिखना है। तो पहला आपका है कि ग्रामीण लोग आजीविका का साधन कृषि पशुपालन होता है, जबकि नगरियों के आजीविका का साधन उद्योग धंधा और व्यवसाय आदि होता है। यानी कि ग्रामीण के लोग ज़्यादातर अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर आधारित है और पशुपालन पर आधारित है, और वहीं शहर में देखा जाए तो लोग ज़्यादातर धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, उद्योग करते हैं, ठीक है। और दूसरा आपका लिखना है कि ग्रामीण में शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात
की व्यवस्था का अभाव है। यानी गांव में क्या है, तो शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य यानी कि हॉस्पिटल वगैरह का अभाव है, यातायात यानी कि सड़क वगैरह कहीं आने जाने का अभाव है। और वहीं क्या है, तो शहर में इसकी अच्छी व्यवस्था है। ठीक है, हर में मतलब हमेशा आपको गाड़ी मिलेगा, यानी अच्छी स्वास्थ्य भी मिलेगी आपको, और आपका जो भी है शिक्षा भी आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका 2 था अंतर, ये आपको 2 लिख दीजिएगा, काफ़ी है 2 ही लाइन। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि विश्व बाजार किसे कहते हैं, वर्ल्ड मार्केट किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए वैसा बाजार जहां विभिन्न देशों की वस्तु आम लोगों के लिए उपलब्ध हो उसे विश्व बाजार कहते हैं। यानी वैसा बाजार जहां पे पूरे वर्ल्ड का सामान आया हो और वो आम लोगों के लिए हो। ठीक है, यानी हम लोगों के लिए हो। ठीक है, तो उसी को कहेंगे हम लोग विश्व बाजार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। तो देखिए वैसा स्थिति जब कृषि उद्योग तथा व्यापार का विकास रुक जाए, लाखों लोग बेरोजगार हो जाए और बैंक कंपनी दिवालिया हो जाए, यानी कि बहुत घाटा हो जाए। ठीक है, तथा वस्तु और मुद्रा दोनों का बाजार में कोई कीमत ना रह जाए, तो इसे आर्थिक संकट या आर्थिक मंदी कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में कृषि आपके यहाँ नहीं होगा। ठीक है, खेत में कुछ उगे नहीं, मतलब कोई उपजा बोले तो खेती कुछ नहीं होगा, धान वान कुछ नहीं होगा, तो आपके पास बहुत सारे पैसा है लेकिन आप खरीद नहीं सकते हैं उसको। ठीक है, धान वगैरह को चावल खरीद कर खा नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार क्या कहता है कि उद्योग और व्यापार और क्या बोलते हैं कृषि में विकास रुक जाए, यानी कृषि का विकास ना हो ये सब वगैरह, और कंपनियां तो ठप हो जाएगी इससे, तो इसी को कहते हैं आर्थिक मंदी। ठीक है, आर्थिक संकट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहता है भूमंडलीयकरण किसे कहते हैं, भूमंडलीयकरण किसे कहते हैं। तो देखिए विश्व के यानी कि विश्व के सभी राष्ट्रों का आर्थिक, संस्कृति और राजनीतिक रूप से एक साथ जुड़ना भूमंडलीकरण कहलाता है। यानी कि पूरे विश्व का राष्ट्र जो है, सभी देश आर्थिक रूप से जुड़ना, संस्कृति रूप से जुड़ना, यानी कि भारत के लोग विदेशों में भी मतलब संस्कृति देख के वहाँ भी लोग कृष्ण पूजा करने लगे हैं, कीर्तन गाने लगे, तो यानी कि संस्कृति का जो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं संस्कृति को लेकर और क्या राजनीति को लेकर, तो इसी को कहते हैं भूमंडलीकरण। ठीक है, यानी कि एक दूसरे को आदान प्रदान करना, सामान वगैरह, वहाँ की शिक्षा, यहाँ के लोग पढ़ रहे हैं ये सब। ठीक ना, तो इसी लोग कहेंगे भूमंडलीकरण। नेक्स्ट कहता है कि महान आर्थिक मंदी से आप क्या समझते हैं, आर्थिक मंदी और महान आर्थिक मंदी दोनों लगभग सेम है। ठीक है, तो कहता है कि महान आर्थिक मंदी 1929 में आई थी और इस मंदी का असर पूरे विश्व में पड़ा था, 1929 से लेकर 1939 तक। डेट आप लोग याद रखेंगे, 1949, 10 साल तक चला था, जिसमें क्या होता था, कृषि क्षेत्र पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था, कृषि क्षेत्र पर सबसे बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा था। मंदी के कारण रोजगार, आय और व्यापार आदि में गिरावट आ गई थी। इस दौरान कृषि में उत्पाद अधिक हुआ था किंतु इसके मूल्य में भारी गिरावट आई थी, इसके मतलब दाम में बहुत गिरावट आई थी, तो इसी को कहते हैं हम लोग महान आर्थिक मंदी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। तो देखिए वैसे कंपनी जो कई देशों में एक ही साथ व्यापार करता हो, व्यवसाय करता हो, उसी को हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। ठीक है, यानी कि वैसा कंपनी जहाँ जो 2 या 2 से अधिक देशों में कार्य उसका चल रहा हो, फैक्ट्री लगा हो, उसी को हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। ओके, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहता है कि पांडुलिपि क्या है, पांडुलिपि का इसकी क्या उपयोगिता है। तो देखिए हस्तलिखित पुस्तक को पांडुलिपि कहा जाता है और इसका उपयोग इतिहास से संबंधित जानकारी को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी जो हाथ के द्वारा लिखा गया पुस्तक हो उसी को पांडुलिपि कहते हैं और इसका मुख्य यानी कि उद्देश्य है कि उपयोगिता है कि इतिहास को जानने के लिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कहता है कि छापाखाना पूरे यानी यूरोप को कैसे पहुंचा, छापाखाना यूरोप कैसे पहुंचा, छापाखाना माना छपाई का काम यूरोप कैसे पहुंचा। ठीक है, तो देखिए 1295 ईस्वी में मार्को पोलो के द्वारा चीन से इटली वुड ब्लैक छपाई की तकनीकों को लाया गया, यानी कि छपाई की तकनीकों को लाया गया था कब, मार्को पोलो के द्वारा। ठीक है, चीन से इटली। इस हस्तलिखित पांडुलिपियों के स्थान पर वुड ब्लॉक की छपाई की तकनीकी विकसित हुई, यानी पहले लोग हाथ से लिखा करते थे लेकिन अब छपाई के काम को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इटली में आरंभ होकर यह तकनीकी यूरोप के अन्य देशों में भी फैल गया। ठीक है, तो कब से स्टार्ट हुआ था, तो 1295 में सबसे पहले मार्को पोलो के द्वारा चीन में फैलाया, चीन से इटली, इटली से और यूरोप में मतलब पूरा विकसित हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि संसाधन को परिभाषित कीजिए, संसाधन क्या है। तो देखिए वैसे वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी है उसे संसाधन कहते हैं, जैसे भूमि, जल, पेड़ पौधा इत्यादि, खाना पीना, ये सभी हमारे लिए संसाधन है, कपड़े, घर वगैरह
तो ये हमारे क्या है, तो संसाधन है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि जलोढ़ मिट्टी या मिट्टी से आप क्या समझते हैं, इस मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी की बात कर रहे हैं। तो देखिए, नदी के जल के द्वारा बहाया कर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, यानी कि जो बाढ़ के द्वारा आता है बहाया हुआ मिट्टी, उसी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और इस मिट्टी में गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का इत्यादि फसल उगाई जाती है। ठीक है, आगे समझ में थोड़ा हम लोग फास्ट चलेंगे क्योंकि आपके पास काफ़ी कम समय है, रात भर के लिए है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए क्योंकि कल का एग्ज़ाम आपका बेहतर जाए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कहते हैं कि खादर और बगार मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। खादर मिट्टी और बगार मिट्टी में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर है कि नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बगार मिट्टी कहा जाता है। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। जो पुरानी मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो बगार मिट्टी कहते हैं। और खादर मिट्टी जो नई जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, जो नया जल वाला मिट्टी है उसको जलोढ़ मिट्टी, नई मतलब खादर मिट्टी, जो पुराना हो गया उसको बगार मिट्टी, यानी है तो वो जलोढ़ ही मिट्टी है। ठीक है, जब नया रहेगा तो खादर मिट्टी कहेंगे उसको, जब पुराना हो गया तो वो बगार मिट्टी हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे अभी बिहार में बाढ़ आया। ठीक है, 2-3 महीना पहले बाढ़ आया, तो शुरू में जो भी मिट्टी लाया होगा उसको कहेंगे हम लोग खादर मिट्टी। वही 1-2 साल पुराना हो गया वो मिट्टी तो उसको कहेंगे बगार मिट्टी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है। नदी घाटी में जो परियोजना बनाई जाती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य है। पहला है कि सिंचाई की व्यवस्था करना, लोग मतलब उससे सिंचाई कर सकते हैं। दूसरा, विद्युत का उत्पादन करना, बिजली उत्पादित कर सकते हैं इससे। पेयजल की आपूर्ति, यानी कि पीने के लिए पानी उसमें से ले सकते हैं। मछली पालन कर सकते हैं, पटवन कर सकते हैं, बाढ़ में नियंत्रण कर सकते हैं। नदी घाटी में परियोजना बना के बाढ़ को रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 5-6 है इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि चिपको आंदोलन क्या है। चिपको आंदोलन क्या है। तो देखिए इसका आंसर है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत 1972 ईस्वी में उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से हुई थी। कब हुआ था, तो 1972 ईस्वी में। ठीक है, इस आंदोलन के प्रेरणा सुंदरलाल बहुगुणा थे। यहाँ से आपके प्रश्न पूछेगा कि चिपको आंदोलन यानी कि इसका जो प्रेरणा थे, यानी कि किसके साथ, किसके अंडर हुआ था। ठीक है, इसका नेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। इस आंदोलन में स्थानीय लोग पेड़ से चिपककर पेड़ काटने को यानी कि विरोध किया था। पेड़ को काटने से रोका गया था, लोग पेड़ से चिपक गए थे। ठीक है, इसीलिए इसको चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं, आप लोग ये पढ़े होंगे। नेक्स्ट कहता है कि नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है। देखिए आपका ये शायद अभी भी हिस्ट्री ही चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग घबराइए नहीं, अभी लास्ट में और अच्छे क्वेश्चन मिलेगा आपका सभी सब्जेक्ट का, क्योंकि आपका 100 प्रश्न के आसपास है, तो बने रहिए आप लोग लास्ट तक। ठीक है, देखिए कहता है कि नदी घाटी परियोजना के बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है, यानी बहुत से उद्देश्य इसका है, इसे क्यों कहते हैं। ठीक है, तो देखिए नदी घाटी परियोजनाओं के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, इसलिए इसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। जैसे कि सिंचाई करना, विद्युत उत्पादन करना, पीने के लिए जल करना और मछली पालन करना, पटवन करना। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, तो बहुउद्देशीय, यानी कि नदी घाटी का बहुत सारे उद्देश्य है, इसीलिए इसको बहुउद्देशीय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो देखिए आंसर कहता है कि 1966-67 में उत्पन्न किस यानी कि अनंत किस्म के बीज, कीटनाशक, दवाई और सिंचाई आदि का प्रयोग फसल उत्पाद में आई हरित क्रांति को कहा जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को समझिए पहले, हरित क्रांति क्या है। तो देखिए 1966-67 में ऐसा हुआ क्या कि फसल जो लोग पुराने तरीके से कर रहे थे उसमें लोगों ने चेंज किया, नई किस्म का बीज लगाया, कीटनाशक दवाई दी, सिंचाई अच्छे से किया, तो क्या हुआ, तो मतलब अधिक उपजाऊ हुआ, इसीलिए उसको कहते हैं हरित क्रांति। ठीक है, और हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा, MS स्वामीनाथन को माना जाता है हरित क्रांति का जनक। ठीक है, हरित क्रांति का सबसे जो अधिक प्रभाव पड़ा हुआ गेहूं की फसल में पड़ा था, यानी कि बहुत सारे गेहूं अच्छे उपज हुई थी। ठीक है, हरित क्रांति को प्रभावित पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल देशों में सबसे अधिक पड़ा था। पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा यानी कि खेती की गई थी।
आप यूँ समझिए कि पहले लोग मतलब सिंपल खेती करता था। हरित क्रांति का मतलब हुआ कि मतलब कृषि में बदलाव हुआ, ठीक है, यानी कि लोग नए किस्म का बीज लाया, कीटनाशक दवाइयाँ छिड़की, सिंचाई अच्छे से किया तो फसल ज़्यादा हुआ, इसीलिए उसको उस समय का जो हरित क्रांति कहते हैं, और वो हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है, ठीक है। इसके द्वारा ही संभव हो पाया था। नेक्स्ट कहता है कि सर्वोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं, सर्वोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। आंसर इसका कि पहाड़ी ढलान पर जल की तेज़ी से बहाव से बचने के लिए सीढ़ीनुमा ढाल बनाकर की जाने वाली खेती को सर्वोच्च कृषि कहते हैं। इसे मृदा अपवर्तन को रोका जा सकता है, यानी कि मिट्टी को आने जाने से रोका जा सकता है। यानी कृषि, जैसे कि ये आपका पहाड़ हो गया, तो यहाँ से जो भी पानी आ रहा है नीचे, तो ऐसे मतलब सीढ़ी बना के जो खेती किया जाता था इस बीच में, तो इसी को कहते हैं सीढ़ीनुमा खेती भी कहते हैं, ठीक है। और ये आपका समोच्च कृषि के नाम से जानते हैं, ठीक है। और वहीं आपसे पूछेगा झूम कृषि क्या है, तो वैसा कृषि जो पहाड़ में जगह को बदल बदल कर किया जाए उसी को झूम कृषि कहते हैं, ठीक है। यानी कि 1-2 महीना यहाँ किया, दूसरे दिन इसको छोड़ दिया, फिर दूसरे जगह खेत बनाया वहाँ किया, ठीक है। और जो सीढ़ीनुमा मतलब खेती करता है सीढ़ी टाइप बना के, तो ये आपका सर्वोच्च कृषि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारतीय रेल परिवहन का प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, ठीक है। तो इसका अन्य निम्नलिखित विशेषताएं, पहला है कि भारतीय रेल एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का यानी कि तीसरा सबसे मतलब विश्व में सबसे तीसरा स्थान पे है, और एशिया का सबसे पहला स्थान पे कौन, तो भारतीय रेल, ठीक है। और दूसरा कहता है कि भारतीय रेल में बड़ी संख्या पे रोजगार मिलता है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलते हैं। अभी फिलहाल देख लीजिए आपका ग्रुप डी आपका हो रहा है भर्ती, ठीक है। और तीसरा कहता है कि भारतीय रेल परिवहन का सस्ता साधन है, बहुत मतलब सबसे कम साधन मतलब खर्च होता है इसमें रेल में, ठीक है। भारतीय रेल में बहुत लोग फ्री में जाते होंगे अपने कॉलेज, नानी घर वगैरह, ठीक है। देखिए 35 नंबर कहता है कि समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं। समोच्च रेखा से आप क्या समझता है, इसकी 2 विशेषताएं कौन कौन सी है। तो देखिए भूतल पर समुद्र तल से एक समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाकर मानचित्र खींची गई काल्पनिक रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं। इसकी 2 विशेषताएं निम्न है। पहला है कि समोच्च रेखा की सहायता से किसी ऊंचाई को प्रदर्शित की विधि को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और दूसरा है कि समोच्च रेखाओं को क्षेत्र से संपन्न किए गए वास्तविक समोच्च जो कि सर्वेक्षण है के आधार पर खींचा जाता है, ठीक है। यह क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा थोड़ा, तो आप लोग इसको, वैसे इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, फिर भी आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा एक बार वीडियो को रोक के, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, तो देखिए अब्राहम लिंकन के अनुसार देखते हैं, तो कहता है कि लोकतंत्र का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन को ही लोकतंत्र कहते हैं। यानी कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व जो सरकार चलाती है उसी को हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। अभी क्या चल रहा है, तो लोकतंत्र चल रहा है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, सबसे अच्छा साधन है आपका पॉलिटिकल का में, राजनीति का सबसे अच्छा साधन लोकतंत्र ही है, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, तो देखिए समाज के वैसे वर्ग के लोग को जो सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। यानी कि समाज के सभी वर्गों के लोग को सरकार में जो भी सरकार की योजना आती है उसमें हिस्सेदारी लेना, सबको बराबर हक मिले, इसी को सत्ता की साझेदारी कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में अभी फिलहाल आप लोग देखते हैं अपने गांव में क्या हो रहा है, तो इंदिरा आवास भरा रहा है, ठीक है। तो समाज के सभी वर्ग उसमें भर रहे हैं, तो इसी को कहेंगे क्या, हम लोग सत्ता की साझेदारी कहेंगे, ठीक है। सभी लोग उसमें हिस्सेदारी ले रहे हैं, समाज के सभी वर्ग। देखिए नेक्स्ट कहता है कि सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिकता क्या है, तो देखिए अपने धर्म से प्रेम करना और दूसरे धर्म से नफरत करना सांप्रदायिकता कहलाता है, अथवा अपने धर्म को ऊंचा मानना और दूसरे धर्म को नीचा मानना ही सांप्रदायिकता कहलाता है, ठीक है। अपने धर्म को अच्छा मानना, जैसे एग्जाम्पल में जैसे जो हिंदू है वो मुस्लिम को नीचा मानता है, जो मुस्लिम है वो हिंदू को नीचा मानता है, यानी कि इसी को कहते हैं सांप्रदायिकता। नेक्स्ट कहता है कि लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानताएं क्या है। लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानताएं क्या है, तो इसका आंसर देखिए, कहता है कि लिंग के आधार पर महिला पुरुष के बीच जो भेदभाव होता है उसी को लैंगिक विभेद कहते हैं या लैंगिक असमानताएं कहते हैं। यानी कि लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है हमारे यहाँ उसी को लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानताएं कहते हैं, समझ गए। नेक्स्ट कहता है कि ग्राम पंचायत के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करें। ग्राम पंचायत का क्या क्या काम है, उसमें से मात्र आपको 2 लिखना है, ठीक है।
देखिए इसका निम्न कार्य 2 निम्न है, लेकिन पहला आपका है ग्राम क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तैयार करना, यानी कि एक साल में क्या क्या करना है उसका योजना को बजट तैयार करना है। दूसरा कि प्राकृतिक विपदा में सहायता करने का कार्य करते हैं, ठीक है। जो प्राकृतिक आपदा होता है जैसे बाढ़, भूकंप, इस समय इसका कार्य होता है, यानी कि सहायता करने का, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कार्य है इसका, अभी फिलहाल इसमें 2 ही पूछा है, और जब बड़े वाले क्वेश्चन को देखेंगे दीर्घ उत्तरीय, उसमें हम लोग बहुत सारे देखेंगे उसका टाइप, ठीक है। नेक्स्ट कहता है समवर्ती सूची क्या है। समवर्ती सूची क्या है, तो देखिए केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्व रखने वाले विषय को समवर्ती सूची में रखा गया है। यानी कितने सूची बनाए गए, तो 3 सूची बनाए गए, एक पहला केंद्र सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची, ठीक है। यानी केंद्र सूची में केंद्र सरकार के द्वारा रहेगा, जैसे कि आपका आर्मी हो गया, ये आपका केंद्र सरकार के द्वारा रहेगा, यानी केंद्र सूची में रहेगा। और आपका पुलिस हो गया, ये आपका राज्य का हो रहता है, ठीक है ना, जैसे बिहार पुलिस हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, तो ये आपका राज्य सूची में रहेगा। और समवर्ती सूची की बात करें तो ये आपका दोनों कहा करेगा इसमें, ठीक है। जैसे परमाणु ऊर्जा हो गया, कोई नई योजना हो गया, साइबर अपराधी हो गया, ये सब आपका साइबर सिक्योरिटी वाला, ये सब आपका समवर्ती सूची में आएगा, ठीक है। देखिए इस विषय में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, यानी समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन एक ही विषय में केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाता है तो दोनों कानून को बनाने के यानी कि टकराव को केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। यानी कि एक ही कानून को जैसे एग्जाम्पल में कोई एक ही मुद्दा है और उसमें राज्य सरकार भी बोलेगा इसको पारित करने के लिए और केंद्र सरकार भी बोलेगा, ठीक है। केंद्र सरकार बोलेगा कि इसमें हम कुछ बदलाव करेंगे और राज्य सरकार बोलेगा इसको नहीं बदले देंगे, तो इसमें से आपका जो मान्यता मिलेगा ज़्यादा वो केंद्र सरकार को मिलेगा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि भाषा नीति क्या है। भाषा नीति क्या है, तो देखिए राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान द्वारा भाषाई नीति तैयार की गई है। भारत सरकार द्वारा कार्यकाल भाषा के रूप में 22 भाषाओं का मान्यता दी गई है, यानी कि संविधान सभा के द्वारा संविधान के हिसाब से कितनी भाषाओं को मान्यता मिला है, तो 22 भाषाओं को मिला है। विभिन्न क्षेत्र के लोग अपने अपने भाषाओं का उपयोग करते हैं। हिंदी को राजभाषा माना गया है और राज्य सरकार को भी अपने अपने राज्यों में अपनी अपनी भाषा का प्रयोग स्वतंत्रता दी गई है। यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय भाषा है वो आपका हिंदी है, बाकी अपने अपने राज्य में आपको जो मर्जी बोलना हो वो आप बोल सकते हैं, स्वतंत्रता सबको दी गई है, सभी राज्य को, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के विषय में लिखें। संविधान के बारे में भी आपसे प्रश्न बहुत बनता है, ठीक है, हालांकि ज़्यादा नहीं रहेगा, फिर भी आपका 1-2 पूछ सकता है, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 19 की बात करें तो भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 19 भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करती है। इसके अंतर्गत बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता और संघ करने यानी कि गठबंदी कोई भी मतलब ग्रुप बनाने की स्वतंत्रता मिलता है, ठीक है। किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता आदि मिलती है, इसी को कहते हैं अनुच्छेद 19, ठीक है। अनुच्छेद 19 में हम लोग को स्वतंत्रता दी गई है।